हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। असल में 25 जुलाई 1989 में यून को इन्वेस्टिगेशन रूम में ले गए थे। कमरे में अंधेरा था और बहुत ही कम लाइटें और कुर्सियां पड़ी थी। बैठे बैठे उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। फिर इंटरोगेशन स्टार्ट हुआ। आगे की बात बताऊं, इससे पहले यून की हिस्ट्री पर जाते हैं। यून का जन्म जुजू आइलैंड पर हुआ था। 3 साल की उम्र में उसे पोलियो हो गया और वो विकलांग हो गया। उस समय पोलियो की वैक्सीन बहुत ही कम लोगों को लगती थी। सिर्फ रईस लोगों के बच्चों को वैक्सीन लगती थी। पर यून एक बहुत ही गरीब परिवार से था। विकलांग होने के बाद उसकी माँ ने बहुत ख्याल रखा और उन्होंने ही उसे चलना सिखाया। एलिमेंट्री स्कूल में था तब उसकी माँ की कार एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी। एक्सीडेंट के बाद उसकी स्कूल बंद हो गई क्योंकि उसका परिवार उसकी स्कूल का खर्चा नहीं संभाल पा रहा था। उसके पिता कोई खास काम नहीं करते थे, साथ ही जुआ खेलने की लत थी। ऐसा पिता क्या ही परिवार का ध्यान रखेगा। वो बच्चा था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था और ना ही कहीं जा सकता था। फिर से कहानी पर आते हैं। उस समय इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट्स का मानना था कि ऐसे लोग जो फिजिकली डिसेबल्ड थे जैसे यून, उनके क्राइम करने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तब इन्वेस्टिगेशन के ज़्यादा तरीके भी नहीं थे। तब सिर्फ कन्फेशन पर भरोसा करते थे बजाय कि फोरेंसिक एविडेंसेस पर। 25 जुलाई को जब उसे गिरफ्तार किया तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि तुमने जो किया वो कन्फेस करो। यून भी बार बार उन्हें यही बता रहा था कि वो किलर नहीं है, पर पुलिस को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उन्होंने यून को फोर्सफुली 2 घंटे तक स्क्वैट पोजीशन में बैठने को कहा, फिर 2 घंटे खड़े रहने को। उसने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगा। फिर पुलिस ने उसे फोर्स किया। ऐसे ही टॉर्चर चलता रहा। कभी कोई उसे लात मारता, कभी कोई खड़ा होने को बोलता, ना कुछ खाने को दिया और ना ही कोई सोने देता। उसने कहा मैं इस केस के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। पुलिस ने इतना टॉर्चर करा कि मरना उसे बेहतर लगने लगा। वो बस सेम क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे थे। एक ऑफिसर जाता तो दूसरा आता। ऐसा 3 दिन तक चलता रहा। जब कमज़ोर हालत में लोग बार बार एक ही सवाल रिपीट करते हो तो वो इंसान उस इन्फॉर्मेशन को फेक समझने लगता है। वैसा ही यून के साथ हुआ। ऑफिसर ने कुछ लिखने को बोला। खुद यून को नहीं पता था कि वो क्या लिख रहा है। ऑफिसर्स बोलते गए और वो लिखता गया। 3 दिन तक न खाया और न सोया हो तो ऐसा ही होता है। इंसान समझ नहीं पाता कि वो क्या और क्यों कर रहा है। साउथ कोरिया के अनडेमोक्रेटिक यानी डिक्टेटरशिप वाले पीरियड में कानून और पुलिस ऐसे ही काम करती थी। इनोसेंट को बेवजह मारा पीटा जाता। 28 जुलाई 1989 यानी यून के अरेस्ट के 3 दिन बाद पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिनमें बहुत सारे जर्नलिस्ट और मीडिया आउटलेट्स को बुलाया गया था। ये केस उस समय का सबसे हॉट टॉपिक था, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी भीड़ थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का एक बड़ा कारण यह भी था कि ऑफिसर्स को अच्छी कवरेज चाहिए थी ताकि उनका प्रमोशन हो जाए। कोरियन सिटीजन्स के पास बस पुलिस और मीडिया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था जिससे इन्फॉर्मेशन मिले, तो लोग आंख बंद कर इन पर भरोसा कर देते थे। 3 दिन के टॉर्चर के बाद यून बहुत थक चुका था। यून ने कन्फेस कर दिया था कि उसी ने 14 साल की लड़की का बलात्कार और मर्डर किया है। 친구들하고 그날 일을 마치고요 했었거든요. 근데 뭐 이렇게 놀리는 바람에요 한참 돌아다니니까는 그 집이 딱 보이더라고요. 원래는 그 죽을 생각은 아니었습니다. 아니고 그 집에 담을 넘다 보니까요 그 문구장이 하나 있더라고요. 그래서 그 집에 보니까 여자가 있길래 그냥 나도 몰래 낮에 뭐 일한 거 있고 뭐 욕먹는 그 기분에 그냥 한번 했습니다. यून डिसेबल था। इसके बाद भी लोगों ने ये मान लिया कि उसी ने रात को दीवार कूदी, दरवाजा खोला और लड़की का बलात्कार और मर्डर करके भाग गया। 10 अगस्त 1989 यानी यून के अरेस्ट के 16 दिन बाद उसे ऑन साइट इंस्पेक्शन पर ले गए। पुलिस को यकीन था कि उसने ही दीवार कूदकर ये क्राइम किया। यून जैसे विकलांग के लिए ये इम्पॉसिबल था। पुलिस ने मीडिया में कुछ और ही बताया। उन्होंने कहा कि क्राइम साइट पर एक फुटप्रिंट था जो हेवी रेन की वजह से मिट चुका था। एक फुटप्रिंट था, इसी वजह से ये किसी ऐसे आदमी का ही हो सकता है जो एक टांग से चलता हो। ये यून को गुनहगार साबित करने के लिए काफ़ी है। असल में यून ने तो उस लड़की को कभी देखा ही नहीं था और ना ही कभी उसके घर गया था। केस को बंद कर दिया गया क्योंकि उसने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्फेस कर दिया था।
यून के अरेस्ट के 7 महीने बाद सियोल हाई कोर्ट में यून की अपील सुनी गई। उसे पब्लिक डिफेंडर अपॉइंट किया गया, पर वो कोर्ट में नहीं आया। उसे केस खुद ही लड़ना पड़ा। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट को बताया कि क्राइम सीन पर यून का पब्लिक हेयर मिला था और वो बाल में टाइटेनियम की प्रेजेंस भी थी। किसी विटनेस ने कहा, यून को मैंने दीवार कूदते नहीं देखा, तो एक विटनेस कहता है किसी ने दीवार कूदने में यून की मदद करी होगी। यून एक अनपढ़ आदमी था, उसे खुद को डिफेंड करना नहीं आ रहा था। उसे सवालों के जवाब देने पर भी लिमिटेशन थी। अल्टीमेटली यून को मर्डर का आरोपी साबित कर दिया और कोर्ट ने भी उसे बेगुनाह मानने से इनकार कर दिया। कोरियन इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री में यह सबसे बड़ी गलती थी कि किसी के सिर्फ कन्फेशन से उसे आरोपी साबित कर दिया। यून को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। जेल में उसे कोई नाम से नहीं पुकारता। उसे कैदी नंबर 1225, कैदी नंबर 1250 और कैदी नंबर 4848 बोलकर पुकारा जाता। जेल में हमेशा वो खुद को बेकसूर बताता और कहता मैंने मर्डर नहीं किया, क्योंकि सब क्रिमिनल्स यही कहते कि मैंने क्राइम नहीं किया। सब कैदी उसका मिस्टर इनोसेंट के नाम से मजाक उड़ाते थे। जेल में रहते हुए कैदियों की अक्सर जेल ऑफिसर्स से जान पहचान हो जाती है, क्योंकि सब एक ही स्पेस शेयर करते थे। जेल में वो कैदियों के बड़े भाई का रोल प्ले करने की कोशिश करते थे। ऐसे ही यून की दोस्ती जोंग पार्क नाम के पुलिस ऑफिसर से होती है। शुरू में जोंग पार्क को भी यून के बेगुनाही पर भरोसा नहीं हुआ, पर धीरे धीरे जब कई साल बीता तो वो समझ गया था। जेल में रहते हुए उनके कुछ नियम और कायदे होते हैं, उसे हर कैदी को फॉलो करना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं उन कायदों में ढल नहीं पा रहा था। इसी चक्कर में उसे कई बार अकेले कारावास में भी रखा जाता था। उसके हाथ पीछे बांधकर उसे जबरदस्ती डॉग फूड खिलाया जाता। यून एक दिन जोंग पार्क के पास जाता है जब वो खूब मायूस था। उस दिन वो डिप्रेस्ड था और अकेला महसूस कर रहा था। उस दिन यून ने काफ़ी बातें करी। ऑफिसर ने कहा कि आदमी को मजबूत और धैर्य होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में कई लोग सब्र नहीं कर पाते और खुद की जान ले लेते हैं। जब सबको विश्वास हो चुका था कि यून ही किलर है, तब अचानक से 2 बड़े झटके और लगते हैं। नवंबर 1990 में 9th केस हुआ। वासियोंग से ही 14 साल की लड़की स्कूल से घर आते वक्त किडनैप हो गई थी। फिर वही हुआ जो हर बार होता है। उसके हाथ पैर भी उसके कपड़ों से बांधे हुए थे, मुंह में उसका ही भरा फंसा हुआ था। यह सब तरकीब पुराने केसेस की तरह ही थी। 5 महीनों बाद यानी अप्रैल 1991, एक 69 साल की औरत बस से उतरने के बाद घर जा रही थी। वो किलर की 10th विक्टिम थी। उसकी बॉडी के हाथ पैर बंधे हुए मिले और मुंह स्टॉकिंग्स और अंडरवियर से बंद किया हुआ था। पीछे देखे तो मर्डर्स सारे ही अलग अलग एज ग्रुप के हुए। टीनेज गर्ल से लेके 60s 70s तक का एज ग्रुप था। एक बात ये कॉमन निकली कि सारे केसेस हासियोंग सिटीज के 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही हुए थे। 9th और 10th केस के बाद लोगों को रियलाइज हो गया कि असली कातिल अभी भी नहीं पकड़ा गया है और ना जाने कब कहाँ सामने आ जाए। इतने सीरियल मर्डर्स के बाद सिटी की रेप्यूटेशन डाउन हो गई थी। लोगों को लगा जब पुलिस ने किलर को पकड़ लिया है और वापस ये नए केस कैसे आ रहे हैं। यून के अरेस्ट के 3 साल बाद पुलिस उससे जेल में मिलने गई, क्योंकि उसके अरेस्ट के बाद भी 2 नए केस हो चुके थे। उसे जब ये बात पता चली तो उसने खुशी से पूछा, इसका मतलब कि मैं तो इनोसेंट हूँ। लेकिन अब भी पुलिस ने उसका यकीन नहीं किया। पुलिस ने कहा कि यून ने कॉपीकैट क्राइम किया है। 10th केस के बाद मर्डर्स अचानक से थम गए। लोगों को राहत मिली कि अब कोई नए मर्डर्स नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसकी एक साइड ये भी थी कि अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई नए एविडेंस नहीं मिलेंगे। वासियोंग केस अनसॉल्व्ड ही रह गया। न्यूज़ में भी इसे कवर करना बंद कर दिया और लोग भी इसे भूलने लगे। विक्टिम्स याददाश्त से गायब होने लगे। उनका बुरे तरीके से मर्डर हुआ, फिर भी कोई याद नहीं रखना चाहता था। विक्टिम्स के लिए उस समय आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं था। इस बारे में लोग बात करने से भी डरते थे। 2 अप्रैल 2006 यानी आखिरी मर्डर के 15 साल बाद स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो गया। मतलब कि साउथ कोरिया में रूल था कि अगर क्राइम करने के 15 साल बाद केस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, 15 साल बाद अगर गुनहगार पकड़ा जाता है, फिर भी उसे कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। फिर अगस्त 2009 में यून को जेल में 20 साल बिताने के बाद पेरोल पर छोड़ दिया। पेरोल मतलब कैदी जब कुछ टाइम जेल में बिता दे और उसका जेल में अच्छा चलन व्यवहार अच्छा हो तो उसे छोड़ दिया जाता है।
ह्यून को इतने साल जेल में बिताने के बाद बाहर की दुनिया में आने से डर लग रहा था। वो अब वापस उसी जगह नहीं जा सकता था क्योंकि उस पर एक स्कूल जाने वाली लड़की का बलात्कार और मर्डर का केस था। 20 साल में कोरिया पूरी तरीके से बदल गया था। ह्यून इस बदले हुए कोरिया में ढल नहीं पा रहा था। एक बार तो उसने जोंग पार्क यानी वो पुलिस ऑफिसर जिससे ह्यून की जेल में दोस्ती हुई थी, उनसे ये भी कहा कि मैं वापस जेल जाना चाहता हूँ, मेरे लिए एक रूम अरेंज कर दो। ह्यून जेल में इतने साल बिताने के बाद भी खुद को इनोसेंट प्रूव करना चाहता था। बात करने के लिए उसके पास कोई भी नहीं था, तो अक्सर वो जोंग पार्क से बात किया करता था और कहता, अगर मैं स्वर्ग में अपनी माँ को अपराधी के रूप में दिखता हूँ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ये केस लोग भले ही भूल चुके थे, लेकिन ह्यून और इस केस से जुड़े लोग ने कभी नहीं भूला। हवासियोंग मर्डर केस इतना चर्चित केस था कि क्रिमिनोलॉजी स्टूडेंट्स और पुलिस फोर्स ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स इसी केस को सबसे पहले पढ़ाया जाता था। कई लोग इसे सोल्व करने की कोशिश भी करते रहे क्योंकि इस ज़माने में नई टेक्नोलॉजी भी आ गई जिससे डीएनए हेयर सैंपल आसानी से एनालाइज किया जा सकता है। इस दुनिया में सच को कभी भी हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता, कभी ना कभी तो उसे बाहर आना ही होता है। और यही हुआ 18 सितंबर 2019 में, यानी लास्ट मर्डर के 28 साल बाद। एक न्यूज़ चैनल रिपोर्टर को एनोनिमस टिप मिलती है। उसे सुन के उसके होश उड़ गए थे। ये बात पुलिस तक भी पहुंची। फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें बताया कि हवासियोंग मर्डर केस में कुछ अपडेट मिला है और वो उस केस को रीओपन कर रहे हैं। कहा कि कोई मिला है जिसका डीएनए 3 केसेस से मैच हो रहा है और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। साथ ही पीड़ित परिवारों और कोरियन पब्लिक से इतने टाइम तक केस सोल्व नहीं कर पाने पर माफ़ी भी मांगी। असल में 2019 में फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में एक तकनीकी सफलता मिली। अब फ्रेगमेंटेड और डैमेज डीएनए को रीस्टोर किया जा सकता था ताकि पूरा डेटा मिल सके। फिर क्राइम सीन एविडेंस को नेशनल फोरेंसिक सर्विस में एनालिसिस के लिए भेजा गया। इस सब पर पब्लिक का रिएक्शन ये था कि पुलिस 30 साल तक क्या कर रही थी जो इतनी देर लग गई। चुनजे ली अपनी 50s में था और बुसान जेल में कैद था। पुलिस ऑफिसर को उससे कंफर्म करने के लिए भेजा जाता है। लेडी ऑफिसर 9 बार उससे मिली टोटल। शुरू की 3 मीटिंग में तो चुन ली ने नकार दिया, पर जब उसे बताया गया कि उसका डीएनए मैच हो गया है तब जाके उसने जवाब दिया कि फाइनली तुमने अब जाके मुझे ढूंढ लिया। उसे स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए ये सीरियल मर्डर्स उसने कबूल लिए। एक बात ये भी थी कि जब भी वो लेडी ऑफिसर उससे मिलने जाती, कहीं न कहीं वो फिजिकल टच करने की कोशिश करता था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने बलात्कार और मर्डर्स केसेस के बाद भी उसको अब भी कंट्रोल नहीं था, बेशक वो साइको किलर है। चुन ली ऑलरेडी एक केस में जेल की सज़ा काट रहा था क्योंकि 1994 में उसने अपनी ही साली का बलात्कार और मर्डर किया। एक्चुअली जनवरी 1994 की बात है, तब बहुत सर्दी थी। एक गैराज में बर्फ से ढकी एक 18 साल की लड़की की लाश मिलती है। उसकी मिसिंग रिपोर्ट 2 दिन पहले ही उसके फादर और जीजा, जो खुद ली ही था, पुलिस स्टेशन में लिखवाते हैं। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि ली ने ही ये बलात्कार और मर्डर किया। जब ली से पूछा गया कि अपनी ही साली की हत्या क्यों की, तो ली ने बताया उसकी साली हमेशा उसके घर आ जाया करती थी और बार बार ऑरेंज जूस मांगती थी। टेक्निकली वो उसके बहन के घर ही आती थी भांजे को खिलाने के लिए। ली ने नोटिस किया कि जब भी वो ऑरेंज जूस पीती थी वो हर बार हाथ धोती थी। तो एक बार जब वो बाथरूम में थी उसने ऑरेंज जूस में बहुत सारी नींद की गोलियां मिला दी। फिर वो उसने पिया और बाद में डेथ हो गई। इस क्राइम के लिए कोर्ट ने उसे डेथ पेनल्टी दी, पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील करने पर उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई। ली 1963 में पैदा हुआ था। उसकी फैमिली और दोस्तों ने यही कहा कि बचपन में वो बहुत ही शांत बच्चा था, सबसे तमीज़ से बात करता था। उससे कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि उसकी ये डार्क साइड भी सामने आएगी। असल में बचपन में उसका छोटे भाई के पानी में डूबने से मौत हो गई थी। ये ट्रॉमा उसकी एलिमेंट्री स्कूल से था। कुछ सालों बाद उसके पड़ोस की एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। शायद हो सकता है इस इंसिडेंट ने उसके माइंड में कुछ ट्रिगर किया हो। फिर बड़ा हुआ तो वो मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस में गया, जिसमें हर कोरियन मैन को जाना जरूरी होता है। वहाँ 1983 में उसे टैंक ड्राइवर अपॉइंट किया। उसे टैंक चलाना अच्छा लगता था क्योंकि उसे कंट्रोल करने में मज़ा आता था, क्योंकि जब वो टैंक में होता उसे लगता कि वो बहुत पावरफुल इंसान है। सैनिक जब उसके टैंक को फॉलो करते तो उसे लीडर वाली फीलिंग आती थी। उसे हथियार, गन्स के साथ टैंक
इन सब से पावरफुल फील करना इतना पसंद आ गया था कि वो छुट्टियों में घर भी नहीं जाता था। मैंडेटरी सर्विस के बाद वो हासियोंग फैक्ट्री में काम करता था, जिसके आसपास सब केसेस हुए थे। 1992 में उसकी शादी हो गई और 1994 में वो अरेस्ट हुआ था। जब उसकी वाइफ का इंटरोगेशन हुआ तब वो रोने लग गई और बताया कि ली बहुत ही वॉयलेंट नेचर का है। वो कई बार उसे फिजिकली असोल्ट करता था, इसलिए वो कई बार भाग जाती थी। एक बार 1993 में जब वो भागी तब ली डिवोर्स के लिए मान गया था, पर उसने एक शर्त रखी कि वो उसके पूरी बॉडी पर टैटू बना देगा, जिससे उसकी वापस किसी से शादी नहीं हो पाएगी। आगे उसने बताया कि जब एक बार वो गुस्सा हो जाता है फिर उसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। वो कभी भी उससे पावरफुल इंसान के सामने खुद को रिवील नहीं करता। जब उसके सामने कोई कमज़ोर होता तब वो उसकी डार्क साइड रिवील करता। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और बुसान जेल में आते हैं। जिन्होंने भी उसे फेस टू फेस देखा उनके हिसाब से ली बहुत ही आम इंसान जैसा था। थोड़ा शॉर्ट हाइट, लगभग 170 सेंटीमीटर से कम। जब वो जवान था तब का फोटो और स्केच वाला फोटो भी मिल रहा था, पर अब वो बुढ़ा हो गया था। मुंह पर झुर्रियां आ गई थी और बाल भी ग्रे हो चुके थे। ली से बात उगलवाने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स 13 दिन में 9 बार चले गए थे ताकि उससे घुल मिल सके। ली यंग फीमेल इन्वेस्टिगेटर के हाथ को छूना एंजॉय कर रहा था। वो इन्वेस्टिगेटर रेगुलरली आने लगी। फिर एक एक करके ली ने अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री रिवील करी। वो क्राइम सीन की डिटेल ड्राइंग बनाने लग गया। जब उस 8th किलिंग की बारी आई जिसमें यून को दोषी घोषित किया, उस लड़की के घर का ऑलमोस्ट परफेक्ट लेआउट बनाया। ली बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पास बहुत जमीन जायदाद थी। उससे मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने भी नोटिस किया कि ज़्यादातर मर्डर्स उसके घर के आसपास ही हुए थे। क्योंकि ली वेल्दी फैमिली से था तो इन्वेस्टिगेटर ने उस पर तब इतना फोकस ही नहीं किया। एक बार ली को सस्पेक्ट लिस्ट में भी रखा गया, पर किसी तरीके से वो छूट गया और तब पुलिस सिर्फ बी ब्लड ग्रुप वालों को ही ढूंढ रही थी, जबकि ली का ब्लड ग्रुप ओ था। इस पूरे केस में सबसे बड़ी गलती ही यही थी कि उन्होंने गलत ब्लड ग्रुप निकाला था। अगर ये गलती नहीं होती तो यून कभी पकड़ा ही नहीं जाता और ना ही उसे 20 साल बिना अपराध के जेल में गुजारने पड़ते। ली ने उनके सामने 10 और मर्डर्स रिवील किए, 4 और मर्डर जिनका पुलिस को पता भी नहीं था, और 30 और रेप्स और अटेम्प्ट टू रेप का भी खुलासा किया। एक्सपर्ट्स का कहना था कि ली इस बात से परेशान था कि जो काम ली ने किया उसका क्रेडिट किसी और को दे दिया था। उसे लगा कि किसी ने उसके काम को चुरा लिया हो। साइको किलर की यही सोच होती है। जब ली के कन्फेशन को पब्लिक किया गया तब ये बात यून को भी पता चली। यून जल्दी से जोंगपार को फ़ोन लगाकर कहता है, प्लीज़ मेरी रीट्रायल में मदद करो। इसके बाद मीडिया ने भी कांटेक्ट करा उससे बात करने के लिए, पर वो सबके सामने आने से नर्वस हो रहा था। उसे डर था कि लोग उसके बारे में बात करने लगेंगे। ली के कन्फेशन के 13 महीने बाद 2 नवंबर 2020 को सुवोन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यून का रीट्रायल था। वहाँ पर ली को गवाही के लिए लाया गया था। जज ने ली से पूछा, ये सब कहने के लिए आप पर किसी ने प्रेशर तो नहीं डाला? तब ली जवाब देता है, नहीं, ये सब मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों को दुखी किया है, रुलाया है। यून के लॉयर ने पूछा कि इस केस में कुछ अलग या बाकी केसेस की तरह ही था? तब ली जवाब देता है कि बाकी सारे केसेस बाहर हुए थे, ये अकेला केस था जिसमें उसने घर में घुस के मर्डर किया। और ये भी बताया कि वो लड़की का घर उसके घर के 100 मीटर ही दूर था। और ये भी बताया कि उसने कोई दीवार नहीं कूदी, घर का दरवाज़ा खुला था तो सीधा वो दरवाज़ा खोल के घर में घुस गया था। सब सुनने और एविडेंसेस देखने के बाद जज ने 17 दिसंबर को फाइनली यून को इनोसेंट घोषित कर दिया। यून ने कहा, अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं, मैं डेथ के बाद स्वर्ग में अपनी माँ से खुशी से मिल सकूंगा। यून अब बाकी की जिंदगी निर्दोष के रूप में जी रहा है। इस केस के बाद यून को कोरियन गवर्नमेंट और कुछ एनजीओस की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला। हालांकि ये पैसे उसकी जवानी नहीं लौटा सकते, लेकिन इससे वो बाकी की जिंदगी अच्छे से गुजार सकेगा।
तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक या कहानी के साथ।